गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी डिटर्मिनेंट्स का होता है वो हमको पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके हैं, उसे डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही कुछ क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा क्या होता है, फर्क होता है। तो ये वाला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज को कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा और उन प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो क्या कह रही है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि जो अगली प्रॉपर्टी होगी वो इससे मिलती जुलती है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिमेन्स अनचेंज्ड इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब देखिए, टू रोज और कॉलम्स के लिए हम लोग कह रहे हैं, अब ये टू रोज कॉलम के बदले अगर मैं इसको लिख दूं, इफ रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे। अगर किसी केस में देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 2 1 3 2, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमने। 2 2 जा 4 -3 इज इक्वल्स टू 1, यही आएगा। मैंने कहा अब रो को कॉलम लिख दूं और कॉलम को रो लिख दूं। देखो, हम लोग मेनली है 2x2 में भी कम पढ़नी है प्रॉपर्टीज। जो मेन प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है होगी 3x3 डिटर्मिनेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये मैं 2x2 के लिए बता रहा हूं एक नॉर्मल, बाकी जो थोड़ी सी अभी प्रॉपर्टीज आती रहेंगी वो 3x3 के लिए आएंगी, ठीक है ना। अब देखिए, इसको अगर मैं रो को कॉलम बना दूं, इसी को 2 3, ये कॉलम था, इसको रो लिख दिया, और ये वाले को क्या कर लूंगा, 2 3 लिख दिया, और 1 2 1 2। अब देखते हैं, 2 2 जा 4 -3, तो 4 -3 इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब अगर मैं रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इसी में अगर मैं क्या करता हूं, किन्हीं दो रोज को आपस में या किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में, ध्यान रखना है, इसको मैंने क्या किया था, रो को कॉलम बनाया और कॉलम को रो बनाया, तब तो अनचेंज रही। लेकिन अगर क्या करता हूं मैं, दो रोज को आपस में चेंज कर दूं या दो कॉलम्स को आपस में चेंज कर दूं, तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस बार अनचेंज नहीं रहेगी, वैल्यू तो सेम ही आनी है खैर, लेकिन जो सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, एक प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी लिखता हूं आपके पास, ये हो गई नंबरिंग कैसे भी दे सकते हैं आप लोग, P1 P2 P3 P1 लिख रहा हूं मैं पहली प्रॉपर्टी के लिए, तो जरूरी नहीं है कोई आप लिखेंगे पेपर में बाय यूजिंग P1, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने लिखना है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स। तो P2 जो मेरे पास है वो क्या है, अब P2 जो है, if any two rows और कॉलम्स, इसको ब्रैकेट में लिखो, और कॉलम्स, चाहे रो को करूं मैं चाहे कॉलम को करूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। साइन मतलब जो सिंबल होता है, ठीक है ना। देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, मतलब जो साइन है वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसको भी मैं आप लोगों को 2x2 के ऊपर ही बता रहा हूं, ठीक है ना। 3x3 के ऊपर करेंगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। सपोज करो कोई एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास 2 3 4 5, ऐसे कुछ है। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, 5 2 जा 10 -12 इज इक्वल्स टू -2, ऐसे ही कुछ होगा। अब मैं कर देता हूं, इस रो को इसके साथ इंटरचेंज कर देता हूं, तो ये कैसा बन जाएगा, 4 5 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 -10 बराबर प्लस का 2। तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, लेकिन क्या चेंज हो गया, केवल साइन चेंज हो गया। तो इसका मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी 2 जो मेरे पास है, अगर किन्हीं दो रोज को आपस में
लेकिन ये दो कॉलम्स को भी ऐसे ही करूंगा तो कॉलम्स के साथ भी सेम चीज होगी, यहां पर तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अभी आ रही है और प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टीज है आपके पास, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। देखते हैं भाई, ठीक है ना। अब है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3, तो ये क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज और columns of determinant are identical, then the value of determinant is 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 होगी। चलो चेक करते हैं विद एग्जांपल, ठीक है ना। सबका एग्जांपल करा रहा हूं, फिर इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। वो कह रहा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं, सारे एलिमेंट सेम होते हैं उन रोज कॉलम के, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं, सपोज करो कोई एक डिटर्मिनेंट था मेरे पास, क्या चीज, 1 1 1 1 1 1, और सपोज करो ऐसे लिखो 1 1 छोड़ो 1 2 3 1 2 3, और यहां लिखो 4 5 6। अब इसे ओपन करूंगा अगर मैं डिटर्मिनेंट को, तो क्या हो जाएगा, इसके अलावा खोल देता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये बंद 6 2 12 माइनस 15, तो 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 15 माइनस का 3, फिर बीच में माइनस का सिंबल, 1 इंटू ये ओपन करना है डिटर्मिनेंट, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है, ठीक है ना। केवल आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कुछ, वो चीज देखिएगा। ये बंद करो 6 गुना 12 और माइनस 15, फिर कितना हो गया, 12 माइनस 15, ठीक है। अब देखो इसके अलावा करोगे तो 4 इंटू प्लस 4 इंटू ये बंद 3 2 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 6। सॉल्व करो इसे, -3 माइनस माइनस का +3 और +0, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसी अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल होते, देखो ना पहले, सॉरी ये कॉलम ही है आइडेंटिकल, 1 2 3 1 2 3, सारे एलिमेंट सेम है ना दोनों के, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए एक चीज आपको और एक प्रॉपर्टी इसी में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए देखते हैं, if all the elements of any row or column are 0, then the value of डिटर्मिनेंट इज 0। फॉर एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं, 0 0 0 4 6 5 7 1 2। अब देखो जब पहले हम एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख रहे थे, तो वहां पर एक बात आप लोगों को मैंने कही थी कि हमेशा वहां से ओपन करो जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज R1 में दिख रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो कैसा हो जाएगा ये, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0 ही होगा, -0 इंटू कुछ भी हो जाएगा तो भी 0 रहेगा, और प्लस तीसरा अब ये वाला होगा 0 इंटू समथिंग बराबर 0, तो 0 - 0 0 प्लस 0 बराबर 0 हमारा आंसर आएगा। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये भी है डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है ना। तो 4 प्रॉपर्टीज अभी तक हुई हैं, चलिए 5वीं देखते हैं क्या है, ठीक है।
If every element of any row or column is multiplied by any constant, then the value of determinant get multiplied by that constant. चलिए, प्रॉपर्टी 5 जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied by any constant, then the value of determinant get multiplied by that constant. मतलब अगर मैं किसी एक रो या कॉलम, देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यही फर्क है कि मैट्रिक्स में क्या करते थे हम लोग, अगर कॉमन लेंगे तो पूरी मैट्रिक्स के पास वो चीज कॉमन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या कर सकते हैं हम, कॉमन कब ले सकते हैं, अगर किसी एक रो या किसी कॉलम के पास वो एलिमेंट है, तीनों जो रोज, अगर मतलब देखिए जैसे ये है यहां पर 4 6 8, तो यहां पर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं क्योंकि एक रो के पास है केवल, बाकी पूरे डिटरमिनेंट के पास होना जरूरी नहीं है। ये कुछ डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़े बहुत फर्क होते हैं। चलिए देखिए, पहले जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे। किसी रो या कॉलम को सपोज करो कोई एक डिटरमिनेंट था मेरे पास 2 4 6 8, ऐसा कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अभी, 8 2 16 -24, तो माइनस का 8 आंसर आ गया। अब सपोज करो R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 6 और 8, यही है आंसर। अब देखो इसको सॉल्व करो, 8 चकू 32 और 6 8 48, तो मतलब क्या हो गया, 32 -48 इज इक्वल्स टू माइनस का 16। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया था ना हर एक एलिमेंट को, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू किससे, पहले कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, और अब कितना आ गया, 16 आ गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं क्या करता हूं, सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, वो ध्यान रखिएगा आपके पास क्या होता है। चलिए पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल एक फॉर्मूला बन जाता है, वो 2/2 के लिए थोड़ा सा अलग डिफरेंट आ जाता है, और 3/3 के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अभी तो हमने क्या कहा था, जब आइडेंटिकल हूं, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती थी, 0 आती थी। लेकिन कह रहा प्रोपोर्शनल मतलब एक रेशियो में हूं, किसी फिक्स्ड रेशियो में हूं, जैसे अभी देखते हैं पहले, ठीक है, प्रॉपर्टी लिख देता हूं पहले एक बारी, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। corresponding elements of any determinant, ठीक है ना, जो भी है मतलब ऑफ 2 rows और कॉलम्स आर proportional, then the value of determinant is 0। चलो इसे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है प्रॉपर्टी, सपोज करो मेरे पास डिटरमिनेंट है 3 4 और ये है 6 और 8, ऐसा कुछ है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
1:2 1:2 प्रोपोर्शनल है ना, ऐसे ही कुछ है, रेशियो फिक्स आ रहा है ना 1:2 1:2। अब देखो 8 3 24 माइनस 6 4 24 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी जितनी भी मैंने बताई है वो 2/2 पे भी सेम रहेगी और 3/3 पे भी सेम रहेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की अगर मैं नॉर्मल बात करूं, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ a row or column of a determinant are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। चलिए if the elements of any row or columns are expressed as the sum of two or more terms, two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। मतलब कि देखो क्या है इसका मतलब, अगर a बराबर आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसे दिया है a1 a2 a3, b1 b2 b3, ये दिया है c प्लस डी e प्लस f और g प्लस h। देखो जो ये थर्ड वाला कॉलम है उसमें क्या दे रखा है आपके पास, सीधे सीधे दो टर्म्स की सम की फॉर्म में इसे लिखा हुआ है हमने, है ना। तो वो कह रहा है कि अगर किसी भी रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स होते हैं दो या ज्यादा भी हो सकती है, मतलब ठीक है ना, अगर 3 होगी तो 3 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहां पर 2 हैं तो 2 ही की फॉर्म में हम लिखेंगे। मतलब ए डिटर्मिनेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू, एक बार तो ये सारे ऐसे ही लिखो a1 a2 a3 b1 b2 b3, फिर है आपका CEG, ये वाले एक बार ये लिखा और ये वाले लिख दिए, प्लस ये वाले फिर से एज इट इज उतारो, इनको नोट करो दोबारा ऐसे, जो सिंगल बार है उसको बार बार सेम एज इट इज लिखो, ठीक है ना। a1 a2 a3 b1 b2 b3, और इस बार कौन से एलिमेंट लिखूंगा, DFH, तो DFH तो ऐसे लिख सकता हूं। प्लस यहां पर IJK वगैरह भी होता तो प्लस एक और डिटर्मिनेंट लिखता, ये सेम लिखता और IJK लिख देता साथ में। तो एक तरीका ये है, जब डिटर्मिनेंट ऐसे लिखे होते हैं तो हम उन्हें ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी इनको डिस्कस करेंगे कि इनका रोल है कहां पर आखिर में, ठीक है ना। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है आपके पास, if each element of any row or column of a determinant is equimultiplies of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remains same। मतलब क्या कह रहा है आपके पास कि हमारे पास क्या कह रहा है इसके लिए कि जो प्रॉपर्टी 8 है, तो इसमें क्या और भी सारी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका इतना खास रोल नहीं है इनमें, मतलब हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। इफ एनी रो और कॉलम
ऑफ एनी determinant is equi-multiplied by any other row or column then the value of determinant remains unchanged। ठीक है, अब देखो कोई एक चीज है, सपोज करो मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास। ये देखो, ये वाली जो रो है ये है हमारे पास R1, ये है हमारे पास R2 और ये है हमारे पास R3। ये हमारे पास जो है C1 C2 और C3। ठीक है, कॉलम और रो से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स की एक खासियत थी आपके पास कि जब हम क्या करते थे, मैट्रिक्स में अगर ऑपरेशन एक बार रो में लगानी शुरू कर दी तो खत्म, रो में ही करनी पड़ेगी, मतलब रो में हम ऑपरेशन केवल लगाएंगे। या फिर कॉलम में लगानी शुरू कर दी तो केवल कॉलम में ही ऑपरेशन लगेगी। लेकिन डिटर्मिनेंट की एक खासियत है, आप रो में लगा रहे हैं कोई बात नहीं, लगाओ, बीच में मन किया तो कॉलम में भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट की एक खासियत है, जब मन करे रो में लगा सकते हो, जब मन करे कॉलम में लगा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, सपोज करो मैंने आपसे कहा R1 टेंड्स टू, मतलब जो इनवर्स निकालते थे हम लोग, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कह दिया मैंने। और उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो जो वैल्यू अभी आ रही है वही वैल्यू तब भी आएगी, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, मतलब कि यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालता हूं मैं तो कुछ भी आंसर आएगा। अब मैंने R1 के बदले R1 प्लस 2R2 लिख दिया, मतलब 14 प्लस 4 18 हो गया, 16 प्लस 5 21 हो गया, 18 प्लस 6 24 हो गया। अब जो R1 बन गई कैसे बन गई, 18 और ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 24। अब तब निकालूंगा वैल्यू, तब भी क्या आएगी, वैल्यू सेम ही आएगी। बस एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी अगर हम क्या करते हैं, चलो प्रॉपर्टी में नहीं बता रहा हूं इसको, ऐसे ही कॉमनली बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। कभी क्या होता है, हम अगर ऐसी एक ऑपरेशन लगा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एक साथ दो दो ऑपरेशन लगा देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, सपोज करो मैंने बोल दिया, सपोज यहां पर मैंने बोला आपको R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। मैं तीन तीन लगाना चाह रहा हूं एक साथ, तो क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं। क्यों नहीं है? कौन सी ऑपरेशन गलत होगी आप लोगों के हिसाब से? कौन सी होनी चाहिए, पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली? मेरे हिसाब से तो तीसरी वाली गलत होगी। क्यों? जिस भी रो या कॉलम पे, ठीक है, मैं आर में लिख रहा हूं, कॉलम कॉलम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जिस भी रो या कॉलम पे ऑपरेशन लग चुकी है, ये वाली लग गई R1 पे ऑपरेशन लग गई है, उसको हम दोबारा ऑपरेशन में यूज नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेप में। बाद के स्टेप्स में कर सकते हो, लेकिन उस स्टेप में क्या नहीं कर सकते हो आप, उसी एलिमेंट को, मतलब उसी रो या कॉलम को दोबारा इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जिस भी रो या कॉलम पे ऑपरेशन लग चुकी हो, उसे दोबारा उसी स्टेप में यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। इन पे बेस्ड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इन पे बेस्ड होगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन लगभग गारंटेड आता है, मतलब जो प्रूविंग वाले होते हैं, प्रूव दैट द वैल्यू, बोलता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज बोलेगा। एक तो चाहो आप डायरेक्ट ओपन करोगे तो भी आंसर वो आएगा जो उन्होंने लिखा है, ठीक है, लेकिन वो साफ बोल देगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है ना,
कहीं में बोल देता है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना खोले आप प्रूव करो। तो किसका यूज किया जाता है वहां पर? इन प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज 8, चाहो तो ये वाली भी आप लोग प्रॉपर्टी मान सकते हो, जो मैंने बोली कि अगर इफ वी परफॉर्म 2 operation in same step, then that row or column cannot be used again, on which operation is already performed। तो देखिए साहब, ये है आपके पास एक चीज कि मतलब जिसको हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं, जिसके ऊपर ऑपरेशन, उसको दोबारा नहीं ले सकते हम किसी भी ऑपरेशन के दौरान उस पर्टिकुलर स्टेप में, ठीक है ना, इन दैट पर्टिकुलर स्टेप, इन दैट स्टेप, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन भर लेना ही नहीं है दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है, उसी स्टेप में दोबारा नहीं करना है। एक बार पहले वैल्यू लिख दोगे नहीं, फिर उसके बाद दोबारा चाहो उस वाले स्टेप को या उस वाली रो को आप लोग ले सकते हैं। तो इतनी चीज में भी मेरे हिसाब से क्लियर होगी। बेसिक क्वेश्चंस थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को कुछ एक आधे क्वेश्चन अगर मैं बता दूं थोड़े से, तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो देखिए ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा उच्च स्तर के करेंगे, मतलब जिसमें थोड़ा सा ज्यादा वो होता है, मतलब ऑपरेशंस ज्यादा हार्ड होती हैं। तो ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे कह रहा है, जो क्वेश्चन आपसे अभी पूछ रहा है दैट इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। दोनों चीज कह रहा है, प्रॉपर्टीज तो लगानी लगानी है, साथ ही साथ एक्सपेंड भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है, प्रूफ दैट। पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी, और क्या कह रहा है एक्स वाई जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को देख के कुछ आ रहा है माइंड में? मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी रो या कॉलम के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म की सम के फॉर्म में लिखा हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर जो भी था, मतलब वो, ठीक है ना। अब ऐसे मुझे भी याद नहीं है कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी वो, लेकिन आपने प्रॉपर वो प्रॉपर्टी लिखनी है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी लिखा मैंने, केवल यूजिंग प्रॉपर्टी लिखता हूं इसे 2 की फॉर्म में, एक्स वाई जेड ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, इनको तो एक एक बार है तो उतारना ऐसे ही है, नोट करना है सीधे, ए बी सी, और ये क्या है ए बी सी, ऐसे लिख सकता हूं इसे लेफ्ट हैंड साइड में, टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, तो ये और ये आइडेंटिकल है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो रहे हैं, तो वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 + 0 = 0।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के आ गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो चुका है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जैसे, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से, कुछ खास लिखा नहीं मैंने, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज को यूज किया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको सारी बताई दी और साथ ही साथ बता रहा हूं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। चलिए प्रूव करने हैं हमने केवल। तो सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड में कह रहा है इसमें क्या चीज, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी, और b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है हमने कि ये भी क्या होता है, 0 होता है। अब देखो डायरेक्ट तो कोई प्रॉपर्टी ऐसे अब 2 की फॉर्म में लिखूंगा तो भी कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। अब मैं क्या कर दूंगा इसे सीधे सीधे एडिंग R1 R2 और R3, मतलब R1 टेंड्स टू, R1 में एक ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 के बदले इन तीनों को ऐड कर दूंगा। जब तीनों को ऐड करूंगा तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा, तो 0। B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा और C से C कट जाएगा, 0। C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा और B से B कट जाएगा, 0। बाकियों पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाई तो बाकी एज इट इज, B माइनस सी, C माइनस A माइनस B। तो देखो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है ना, ओपन नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। अब हमने पढ़ा है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0। तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे कोई एक प्रॉपर्टी बताई थी, तीसरे चौथे नंबर पे शायद, जो भी होगी देख लेना। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करके कितना आ रहा है, 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये एक एक दो लाइन के सवाल होते हैं जो इजी हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और कह रहा है आपके पास, अच्छा थर्ड क्वेश्चन है जैसे, थर्ड में कह रहा है आप लोगों को 2 3 5 2 3 5 7 8 9 7 8 9 65 75 86 65 75 86 इज इक्वल्स टू 0। लो भैया सबको 0 ही प्रूव करना है। चलो देखते हैं कैसे कैसे प्रूव करेंगे इसे, ठीक है ना। अब देखिए इसको 0 प्रूव करने के लिए पहले एक काम करता हूं। मैंने क्या कहा था भाई, किसी भी रो के साथ किसी भी दूसरी रो को या किसी भी कॉलम के साथ किसी दूसरे कॉलम को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करा के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैंने लिखा C1 टेंड्स टू C1 प्लस 9 टाइम्स C2, ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो C1 में लगाया मैंने C1 प्लस ये प्लस 9 टाइम्स ये, तो ये प्लस 9 7 जा 63, तो कितना होता है 65। 9 8 जा 72 प्लस 3 बराबर 75। 9 9 जा 81 प्लस 5 बराबर 86। 7 8 9 और 65 75 86। टेकिंग LHS है तुम्हारा, ठीक है ना, टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बायां पक्ष जो भी है हमारा। अब देखो सॉरी 86 है ये। अब 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल बिकॉज 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, हेंस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो क्या हो गया हमारा 0। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग ऐसे सवालों को थोड़ा बहुत प्रूफ करते हैं जिसमें ओपन नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग।
अब इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रॉपर्टीज भी लगानी है प्लस एक्सपेंड भी करना है। और एक्सपेंड करने के लिए एक रूल हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो हमेशा वहां से एक्सपेंड किया करें। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।